नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय क्यों नहीं हो पा रहा है? संघ क्यों चाहता है कि संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया जाए? और संजय जोशी का नाम मोदी जी के लिए वैसी है जैसे सांप और बिच्छू, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई। अगर मोदी जी को संजय जोशी का नाम भी याद आ जाता है तो उनको करंट लग जाता है। संघ को पता है कि मोदी जी संजय जोशी के नाम पे सहमत नहीं होंगे, तो आखिर संजय जोशी का नाम चर्चाओं में आ क्यों रहा है? मैंने अभय दुबे जी के संग बातचीत की। देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप उनको लगातार सुनते रहते हैं। बड़ी रोचक बातचीत की मैंने उनसे, और मैंने जानना चाहा कि केजरीवाल का जो ये दांव है, ये बीजेपी को कितना परेशान करेगा। क्या केजरीवाल फ्लॉप होंगे या बीजेपी को फ्लॉप कर देंगे? बड़ी रोचक बातचीत है, आप जरूर सुनिएगा। उससे पहले आपको एक अच्छी सी जानकारी की, जो आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने 4 PM म्यूजिक लॉन्च किया और कोशिश थी कि देश की जो गरीब लोग हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कहीं रिक्शे वाला है, कहीं मजदूर है, हम उनको ले जाएं बम्बई, उनका गाना रिकॉर्ड करें। प्रयागराज में गैरेज में गाड़ी धो रहा था बालक शहनवाज, हम उसको ले गए बम्बई में। उसका गाना तैयार हो रहा है, जो शनिवार आ रहा है उसको हम रिलीज करेंगे। कल वो मेरे ऑफिस में आया, तो ये लिंक है वीडियो का, शहनवाज से बातचीत का। अगर आप लोगों ने किसी ने अभी तक 4 PM म्यूजिक को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। शहनवाज की ये बातचीत सुनिएगा, जब बम्बई से लौट के आया तो उसके क्या संस्मरण थे। आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। एक गरीब बच्चा गाड़ी धोते धोते मुंबई के चकाचौंध की दुनिया में पहुंचता है, क्या सोचता है। जरूर सुनिएगा, बताइएगा। और अब चलते हैं अभय दुबे जी के पास, रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि ये दांव जो है इससे निपटेगी कैसे। कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल आ गए हैं, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो सहानुभूति मिलेगी उससे बीजेपी परेशान है। आपका क्या लगता है, ये सोची समझी रणनीति थी, कोई राजनीतिक शगुफा है, या कोई और कोई बड़ा प्लान है केजरीवाल का इसके पीछे? देखिए, केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में उनकी राजनीति जो पिछले 1.5-2 साल से उनके ऊपर भाजपा का हमला चल रहा था और भ्रष्ट हैं उसका प्रचार हो रहा था, जेल में भी रहना पड़ा उन्हें, लगातार उनके कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उनके लिए जरूरी यह है कि वो दिल्ली में अपनी राजनीति को पुख्ता करें, वो उस स्टेज में अपनी राजनीति को लाएं जहां 2020 में थी, जहां उन्हें 62 सीटें प्राप्त हुई थी। वो उनके लिए जरूरी है। हरियाणा चुनाव उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जब वो जेल में थे और कांग्रेस की तरफ से हरियाणा चुनाव में समझौते की बात चल रही थी, केजरीवाल का स्पष्ट निर्देश था कि समझौता कर लो। समझौता हुआ नहीं, वो अलग बात है। वो चाहते थे हरियाणा में समझौता हो जाए, थोड़ा बहुत दोनों मुख्य तौर पर कांग्रेस लड़ेगी, हम भी उनके साथ रहेंगे, दिल्ली की राजनीति संभाली जाए, ये उनका पहला मकसद है। देखिए, केजरीवाल का जो बेस है, जो आधार है, वो दिल्ली है। दिल्ली से ही वो सारे देश में अपने आप को फैलाते हैं, दिल्ली से ही उनकी छवि बनी है। और दिल्ली में देखिए, भारत के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी के इतने शीर्ष नेता लगातार जेल में नहीं रहे भ्रष्टाचार के आरोपों में। गलत ही सही, लेकिन जेल में रखा गया, लगातार मीडिया की मदद से प्रचार किया गया। तो कुछ केजरीवाल ने सोचा कि इसको हम चुनाव को जनमत संग्रह में बदल लें। उन्होंने अपनी पार्टी के काम और अपने किरदार के ऊपर इस चुनाव को रेफरेंडम में बदल दिया है, और इससे भारतीय जनता पार्टी के हाथों के तोते उड़ गए हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने संसदीय शक्ति का सहारा लेकर सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एलजी के हाथों में दे दिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहारिक रूप से एलजी को ही अपना नेता मान लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नेता मान लिया। उनका एक ही काम हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कि 4-5 लोग जाते थे, प्रतिनिधिमंडल बना के एलजी से मिलते थे और एक शिकायत लगाते थे सरकार की। एलजी कहते थे हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको सीबीआई को भेज रहे हैं, ये वो फलाना ढिकाना, ये सब चलता है। तो एलजी ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। इसमें एक कोलेटरल डैमेज हुआ है भाजपा का, कि भाजपा की पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म हो गई। भाजपा एक तरह से राजभवन की पार्टी बन गई। बस राजभवन से निर्देश मिल रहे हैं, राजभवन से के सामने उन्हें इल्तिजा रखनी है, अपना प्रार्थना पत्र रखना है, प्रतिवेदन रखना है, और उनका काम, उनकी पॉलिटिक्स होनी है। तो केजरीवाल तो पॉलिटिकल लीडर है। तो उसमें हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर, 1.5 साल का फायदा उठाकर,
कोशिश कर सकती थी कि एक नेता कोई खड़ा करती जो केजरीवाल का मुकाबला करता। भाजपा के पास ना कल कोई नेता था, ना आज कोई नेता है, ना परसों कोई नेता था। उनके पास, भाजपा के पास केवल एक ही ढंग का नेता था, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो 2013 में इसने भाजपा को 31 सीटें दिलवाई थी। सरकार नहीं बना पाई भाजपा, लेकिन 31 सीटें हर्षवर्धन के नेतृत्व में दिलवाई, भाजपा को मिली थी। उसके बाद से लेकिन भाजपा ने हर्षवर्धन के हाथ से सारा नेतृत्व छीन लिया। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी किरण बेदी को दे दी। किरण बेदी वहां चुनाव हार गई, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी बर्बाद हो गई और हर्षवर्धन को रिटायर करके घर में बैठा दिया गया। ये हालत है। भाजपा के पास अब कोई नेता नहीं है। जो आज के नेता, जो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोगों को जल्दी तुरंत का नाम भी ठीक से याद नहीं आएगा। सही बात उनकी स्थिति है। हाँ, जो पहले थे अध्यक्ष, ऐसे वो जो आजकल एमपी हैं मनोज, और वो ये लोग जो सतीश उपाध्याय वगैरह, वो सब फ्लॉप हो चुके हैं पूरी तरह। उनमें कोई, भाजपा के पास कोई नेता नहीं। कांग्रेस के पास भी केजरीवाल के मुकाबले कोई नेता नहीं है। शीला दीक्षित के बाद से कांग्रेस भी कोई नेता नहीं पेश कर पाई। तो दिल्ली के अकेले नेता केजरीवाल है और केजरीवाल इस बात को जानते हैं और इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। वो जनता के सामने अपने आप को पेश करना चाहते हैं कि मैं आपका नेता हूं, मैंने आपके लिए 10 साल में इतना काम किया। और आप देखिए, अपने भाषण में उन्होंने हरियाणा शब्द भी नहीं निकाला अपने मुंह से। हरियाणा लफ्ज भी नहीं निकाला केजरीवाल ने अपने मुंह से। हरियाणा में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है व्यवहारिक रूप से। जो दिलचस्पी है वो मामूली किस्म की है। वहां उम्मीदवार खड़े होंगे, वो लड़ेंगे, अपना कुछ वोट प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी है, उसको वोटों का प्रतिशत चाहिए। लेकिन सारा फोकस उनका दिल्ली के ऊपर है। और वो अपने भाषण में उन्होंने ये भी समझाया कि भाई मैं ईमानदार हूं, और ईमानदार की परिभाषा क्या है? ईमानदार वो जो अस्पताल बनवाए, ईमानदार वो जो स्कूल बनवाए, ईमानदार वो जो बिजली सस्ती करे, ईमानदार वो जो पानी की सब्सिडी दे, ईमानदार वो जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाए। तो वो ईमानदार कौन है ये भी उन्होंने बता दिया, यानी जो काम करवाए वो ईमानदार है। इस तरीके से वो पूरे चुनाव को अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज में और अपने किरदार के ऊपर ले आए हैं। ये एक ऐसी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के पास, कम से कम आज की तारीख में इसका कोई काट नहीं दिख रहा है। भाजपा वाले परेशान हैं। उनके आप प्रवक्ताओं को देखिए, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, एक स्वर में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हालत है उनकी। तो केजरीवाल ने पूरी तरह पहलकदमी बीजेपी से छीन ली। बिल्कुल ठीक बात है। एक टाइम में साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, एक से एक बढ़ के नेता हुआ करते थे, जिनका दिल्ली में जनाधार था, जिनकी दिल्ली में बात थी। तो कारण क्या है कि जहां पे मोदी जी बैठते हैं, जहां अमित शाह बैठते हैं, जहां जेपी नड्डा बैठते हैं, वो दिल्ली में लीडरशिप पैदा क्यों नहीं हो पाई? कमी कहां रह गई बीजेपी में? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी के ऊपर अभी भी जनसंघ के जमाने का खुमार है। वो हैंगओवर है बीजेपी के ऊपर जनसंघ के जमाने का। जनसंघ के जमाने में भारतीय जनता पार्टी जो पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी, हिंदू पंजाबी व्यापारी लोग थे, जो शरणार्थी थे, उनकी पार्टी थी। और दिल्ली की राजनीति के ऊपर दरअसल उन लोगों का ही दबदबा था। अरोड़ाओं का, खत्रियों का, खन्नाओं का, जेटलियों का, इन सब का, मल्होत्राओं का, इन सब का दबदबा था। और जनसंघ उनकी पार्टी थी, इसलिए जनसंघ का महत्व भी था। फिर धीरे धीरे दिल्ली की डेमोग्राफी है, दिल्ली की जनसंख्या का विन्यास बदलना शुरू हुआ। दिल्ली में उत्तर प्रदेश, मतलब 80 के दशक से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बड़े पैमाने पर आने शुरू हुए। और वो हर तरह के लोग थे, हमारे आपके जैसे लोग भी थे। मैं भी तो उत्तर प्रदेश आया दिल्ली रहने के लिए। बिहार से आए अफसरों से लेके और झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में, जे कॉलोनीज में रहने वाले लोग, इन लोगों ने, ये लोग दिल्ली में छा गए। और दिल्ली के जो पारंपरिक रहने वाले थे, जो कि पुरानी दिल्ली में, सीताराम बाजार में, इन सब जगहों पे, दरीबा कला में रहने वाले लोग, एक तो वो लोग हैं जो दिल्ली के पुराने रहने वाले लोग थे, मुगलकालीन दिल्ली के लोग थे। और ये जो विभाजन के बाद लोग आए थे, ये लोग अल्पसंख्या में चले गए। बहुमत इन लोगों के हाथ में हो गया। तो भाजपा ने कभी भी इन लोगों का नेता नहीं बनाया। बीजेपी ने कभी भी जनसंख्या मूलक जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ, इसको बीजेपी ने कभी स्वीकार नहीं किया। बीजेपी का नेतृत्व तो हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में रहा जिन लोगों के हाथ में जनसंघ का नेतृत्व था। ये एक सबसे बड़ी कमी है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कभी सुधारा नहीं। क्यों नहीं सुधारा, ये अपने आप में मुझे भी ताज्जुब लगता है। भाजपा चाहती तो दिल्ली के जो नए यूपी और बिहार वाले लोग थे, उनके बीच में से भी एक नेतृत्व विकसित कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नेतृत्व विकसित नहीं किया। कुछ नेता उन्होंने दिए भी, तो जैसे कि मनोज तिवारी हैं, जैसे कि सतीश उपाध्याय हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग थे वो।
लेकिन ये लोग अच्छे नेता साबित नहीं हुए, फिर बीजेपी ने अच्छे नेताओं को दिया नहीं, तो इस चक्कर में बीजेपी लगातार पिछड़ती चलेगी। पहले शीला दीक्षित ने 3 चुनाव हराए और 3 चुनाव अरविंद केजरीवाल हरा चुके हैं, और मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में चुनाव होगा तो बीजेपी लगातार 7वां चुनाव हारेगी दिल्ली में। अच्छा, केजरीवाल किसी से सलाह लेते हैं आपके हिसाब से, या केजरीवाल अपने मन से ये प्लानिंग कर लेते हैं कि जमानत मिलने के बाद कहेंगे कि मैं सीएम पद छोड़ रहा हूँ? वो जेल के अंदर से भी मेरा मानना ये है कि खुद भी बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं केजरीवाल। देश के मेरे ख्याल से 2-3 टॉप स्ट्रेटजिशियंस से एक है पॉलिटिकल, और जितना वो राजनीति की नब्ज को समझते हैं कि किस तरीके से प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाए, टाइमिंग क्या हो, कब हम कौन सी बात बोलें, कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए, ये सारी खूबियां केजरीवाल में हैं। तो वो जैसे जब वो केवल आंदोलनकारी थे तभी समझ में नहीं आता था कि उनके अंदर ये खूबियां होंगी, लेकिन जैसे ही वो चुनावी राजनीति में आए वो सारी खूबियां उनके अंदर से प्रकट होने लगी। मेरे ख्याल से ये एक विशेष प्रतिभा उनके अंदर है। फिर उनके जो साथी लोग हैं वो भी बड़े प्रतिभाशाली। मनीष सिसोदिया बहुत ही संघर्षशील और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, दुर्गेश पाठक, अब ये दोनों जो नए नेता उभरे हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये सब लोग बहुत, कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन जो कि वहां जेल में इस वक्त बंद है, लेकिन वो भी बहुत, ये सब लोग, इन सब लोगों की पूरी टीम जो है ना, वो बहुत अच्छी टीम है दिल्ली में। इतनी अच्छी टीम पार्टियों के पास आमतौर पर मिलती नहीं है, तो ये लोग बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया था, पीएमएलए कानून और फिर उसमें धारा दफा 45 के इस्तेमाल से उसने एक दिल्ली को एक प्रयोगशाला में बदल दिया था कि सब लोगों को जेल में डाल दो और पार्टी का चक्का पूरी तरीके से जाम कर दो। लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और इन लोगों ने लगातार जो संघर्ष किया उसकी वजह से अब वो जो पूरा जाल बिछाया था वो जाल ढीला हो गया है। अभी पूरी तरह टूटा नहीं है जाल, वो उस जाल को पूरी तरह टूटेगा तब जबकि भाजपा की 7वीं पराजय होगी। अच्छा, ये व्यू रचना जो की है केजरीवाल ने, लग रहा था जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल डाल दिया गया था, सभी लोग कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी। ये पार्टी के अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि मोदी जी से लड़ना? संजय सिंह को देखिए आप, पार्लियामेंट के अंदर वो मोदी के मुंह पे बोलने वाले और इतना तीखा तीखा बोलने वाले शायद इकलौते नेता होंगे, नारे लगा देते हैं मोदी के मुंह पे जाके। ये जो अंदर वाली एनर्जी होती है, अंदर वाली ताकत होती है, ये कहां से आई होगी आम आदमी पार्टी? देखिए, एक तो आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से सब आए, दूसरे इन लोगों में बड़ा अपना निजी शख्सियत भी इनकी बड़ी मजबूत है, बड़े जीवट है। मैं तो मनीष सिसोदिया को उस वक्त से जानता हूं जब वो पत्रकार थे। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान जब हम लोग कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमला किया करते थे टीवी चैनलों पर, तो मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब लोग, उन दोनों, कुमार विश्वास भी काफी सक्रिय थे इन लोगों की तरफ से, वो भी टीवी चैनलों पर हमारे साथ आया करते थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 2011 की, 2012 की, उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको, 11, 12, 13 की। तो वो, ये लोग बड़े जीवट वाले लोग हैं। तब तो टीवी पे भी मिलते थे और बाद में भी बातचीत होती थी, चाय पानी भी साथ साथ होता था। अब तो मुलाकात अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन उस वक्त काफी मुलाकात होती थी, तब एक दूसरे को जानने का मौका भी मिला था हम लोगों को। अच्छा, ये जो तीखे हमले होते हैं, आपको याद होगा एक बार कपिल उस समय आम आदमी पार्टी में थे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की निजी जिंदगी को लेकर दिल्ली विधानसभा में काफी आपत्तिजनक बातें कही थी। अब वो विधानसभा में तो रिकॉर्ड में हो गई, वो तो निकाली ही नहीं जा सकती। बहुत तीखे हमले किए थे, लेकिन मोदी जी की भी दिल की उदारता मानूंगा मैं, मतलब शायद ही इतना ज्यादा पॉजिटिव कोई आदमी हो इस मामले में। कितनी भद्दी बातें, इतनी बातें तो शायद देश में किसी नेता ने मोदी के ऊपर नहीं कही होंगी जितनी की, और वो ऑन रिकॉर्ड हो गई। ये नहीं केवल एक मंच से की और गायब हो गई। दिल्ली विधानसभा जब तक रहेगी तब तक इतिहास में वो भाषण रहेगा कपिल मिश्रा का, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी में ले लिया उनको। तो मोदी जी बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कैसे किया? उन्होंने अपना इस्तेमाल करने दिया बीजेपी को। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कितनी गालियां दी। कपिल मिश्रा ने टीवी पे कहा था जब पार्टी छोड़ी थी कि मैं इनका कॉलर पकड़कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा और जेल में डालूंगा, ये कहा था कपिल मिश्रा ने। अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाया था कि भाई इनके करोड़ों रुपए की रिश्वत की बातचीत हुई मेरे सामने, ये आरोप लगाया था ना टीवी पर। और फिर बाद में माफी भी मांगी उन्होंने, क्योंकि मुकदमा दायर कर दिया उन्होंने मानहानि का उनके ऊपर। तो वो ये कहा था। तो ये जो भाई, ये तो इस तरह के लोग हैं, जिस पार्टी में है उस पार्टी की तरफ से उस पार्टी के खिलाफ को गाली देते हैं। जब आम आदमी पार्टी में थे तो नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, जब बीजेपी में है तो फिर अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। दूसरे, बीजेपी ने एक रणनीति भी बनाई
कि जो आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में आते हैं उन्हीं से अभी आम आदमी पार्टी को गाली दिलवाना, चाहे वो शाजिया इल्मी हो चाहे वो कपिल मिश्रा हो, दिन रात उन्हीं को फील्ड करना उनके मुकाबले। अब ये दूसरी बात है कि ये लोग चुनावी राजनीति में कामयाब नहीं हुए, शाजिया इल्मी भी कामयाब नहीं हुई चुनावी राजनीति में। कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तब वो चुनाव जीते, ये बात सही है, और मंत्री भी बने, मंत्री भी बनाया गया उनको। मेरा मानना है कि शाजिया इल्मी अगर अपना पहला चुनाव बहुत थोड़े वोटों से ना हार जाती तो वो भी मंत्री बन सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो हार गई, तो उसके बाद उनकी राजनीति पूरी तरीके से डिरेल हो गई। आज वो भारतीय जनता पार्टी में पड़ी, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी इन्होंने एक फ्रीजर में डाल रखा हो। कपिल मिश्रा भी बीच बीच में कभी गाली देने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, वरना उनकी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई वक्त नहीं है। अच्छा, ये ऐसी रणनीति होती है चुनाव में जिसमें आदमी का कितना भी अपमान किया हो उसका भूल जाया जाए। मोदी जी के लिए कहा जाता है कि जो मोदी के लिए कुछ कहता है मोदी भूलते नहीं है, लेकिन कपिल मिश्रा की इतनी अभद्र इतनी आपत्तिजनक बातें भी भूल गए। राजनीति क्या ऐसी होती है कि सब भूल जाओ, कुछ भी कहा किसी के। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जा रहे थे भाजपा में, उस वक्त सुषमा स्वराज ने ऊंची आवाज में विरोध करते हुए कहा था कि मत बनाइए, गलती होगी, मैं इसका विरोध करती हूं, मैं लिख के दस्तखत करती हूं, पछताएंगे आप, पछताएंगे, ये कई बार कहा था, और बाकायदा दस्तखत किए थे सुषमा स्वराज ने। लेकिन सुषमा स्वराज को उन्होंने मंत्री बनाया, विदेश मंत्री बनाया। विजय गोयल ने विरोध किया था उनका, विजय गोयल ने विरोध किया था, विजय गोयल को बाद में राज्यसभा भी दी और मंत्री भी बनाया। तो ऐसी बात नहीं, नेता लोग बड़े लचीले ढंग से काम करते हैं। जब सोचते हैं कि एक बार वफादारी बदल ली, हमारे साथ आ गए, तो पहले जो कहा था उसको नजरअंदाज कर देते हैं। देखते हैं आदमी की उपयोगिता वगैरह क्या है। लेकिन गडकरी को तो माफ नहीं कर रहे। गडकरी के सब मंत्रालय पिछली बार भी छीन लिए गए थे, इस बार भी गडकरी के कल से बयान फिर वायरल हो रहे हैं, लेकिन गडकरी को तो किनारे कर। लेकिन आपने देखिए गडकरी को उन्होंने जो परिवहन और सड़क मंत्री बना रखा है, वो देश के सबसे ज्यादा समय तक एक मंत्रालय में रहने वाले मंत्री हैं। तो उनका जो मुख्य काम है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रतिष्ठा हासिल की है, वो मंत्रालय तो लगातार गडकरी को दे रखा है उन्होंने। उसकी एक और वजह भी है कि देखिए पूरे विदर्भ में भाजपा पिट गई, विदर्भ रीजन में भाजपा पिट गई, गडकरी अपना चुनाव फिर जीत गए। मैं तो है ही उनका महाराष्ट्र की राजनीति में। जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में बड़े इमोशनल भाषण दे रहे हैं मोदी जी। क्या लग रहा है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर में कोई मामला बन पाएगा? देखिए हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि ये मतदाताओं का विशेषाधिकार है, मैं उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता चुनाव। लेकिन हरियाणा में तो दीवारों पे लिखी हुई इबारत साफ है, जो पढ़ना चाहे वो अलग बात है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक पराजय होने वाली है। ऐतिहासिक पराजय होने वाली है। बहुत मुश्किल है उनका, बहुत काफी दिक्कत में है भाजपा वहां पर। कश्मीर में क्या स्थिति होगी? कश्मीर में तो वैसे तो कश्मीर घाटी में तो 28 सीटों पर भाजपा चुनाव ही नहीं लड़ रही है। घाटी में 43 सीटें हैं, 28 सीटों में तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए हैं वहां पर। आप सोचिए, तो जब 43 सीटों में 28 के ऊपर, आधे से ज्यादा के ऊपर आपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए हैं, तो आप घाटी में क्या खा के चुनाव लड़ रहे हैं? जो कुछ है जम्मू में, जम्मू से उनको उम्मीद है, तो कश्मीर में तो उनका कोई दांव ऐसा है भी नहीं कोई। हमेशा कश्मीर में केवल एक तिक्रम कर रहे हैं कि यहाँ से रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी के लोग, आपके जो जयंत चौधरी हैं उनकी पार्टी के लोगों को वहां चुनाव लड़ाया जा रहा है वहां पे कश्मीर में। तो वो सब भाजपा के डमी कैंडिडेट्स हैं। अब बताइए चिराग पासवान की पार्टी के लोग वहां क्या कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे? जयंत चौधरी के लोग कश्मीर में क्या चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने भी खड़े किए हैं बहुत बड़ी संख्या में वहां प्रत्याशी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो इसलिए उम्मीदवार खड़े कर रही है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है। जो पार्टियां एक बार तय कर लेती हैं कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, तो अपना उन्हें वोट प्रतिशत बढ़ाना है। राष्ट्रीय वोट, हर राज्यों में कुछ प्रतिशत वोट होने चाहिए, तो वो उन्हें करना है। तो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में उसी किस्म का लाभ होगा। वहां जो 90 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, उसी किस्म का उनको लाभ होगा। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सत्ता की कोई गंभीर उम्मीदवार है।
तो अगर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसने हरियाणा में क्यों, जब कश्मीर में लड़ना है तो हरियाणा में अखिलेश यादव ने क्यों नहीं लड़ा अपने कैंडिडेट? भाई दिक्कत की बात यह है कि वो वहां पे पहले से काफी वोट कटवा लोग सक्रिय हैं हरियाणा में। अखिलेश अखिलेश शायद, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है अहीरवाल के इलाके में उन्होंने शायद कुछ उम्मीदवार देने की योजना बनाई थी। अब मुझे ध्यान नहीं उन्होंने दिए कि नहीं दिए, क्योंकि वहां पे उनके उम्मीदवार को वोट भी मिल सकते हैं। यादव प्रधान इलाका है। हरियाणा में कहाँ लड़ रहे हैं वो? नहीं लड़ रहे, एक भी नहीं खड़ा किया। पहले योजना आई थी अहीरवाल में लड़ाएंगे, हरियाणा में तो विड्रॉ कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी को। अच्छा। वो जो है रणनीति राष्ट्रीय पार्टी की है, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी प्लानिंग कर रही है, जिस हिसाब से विस्तार कर रही है, क्या बन पाएगी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी? अब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें हम लोगों को पता हैं, कोशिश करनी पड़ेगी काफी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं तलाश कर पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भी तलाश नहीं कर पा रही कि नरेंद्र मोदी जिसका प्रस्ताव करते हैं उसको संघ नहीं मान रहा है, और संघ जिसको बनाना चाहता है उसको नरेंद्र मोदी नहीं बनाना चाहते। तो अभी दोनों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। इसीलिए नड्डा साहब की अध्यक्षता लगातार जारी है, चल रही है उनकी। तो कोई ना कोई सहमति जल्दी ही निकलेगी, उसके अंदर से निकालनी पड़ेगी इन लोगों को। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को ही माननी पड़ेगी संघ की बात, क्योंकि संघ तो अपनी मर्जी का ही पार्टी अध्यक्ष बनाएगा। कल हमने रिपोर्ट मैंने तो ये भी सोच लिया है कि सरकार में हमारे लोग ना के बराबर काम करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टी की बागडोर नहीं छोड़ेंगे। कल हमारे नागपुर के राजीव रंजन ने रिपोर्ट की थी, हम लोग उससे बातचीत कर रहे थे, उनके पास जानकारी थी कि संघ संजय जोशी का नाम भी आगे बढ़ा रहा है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अब संजय जोशी को तो वो किसी कीमत पे नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे। संघ शिवराज सिंह चौहान को अध्यक्ष बनाना चाहता है, उनको भी किसी कीमत पे ये नहीं मानेंगे। तो संदेश ये जाएगा कि ये लोग जो है वो कमजोर, ये लोग को हो गए हैं। आखिरी सवाल आपको जाना है, आखिरी सवाल कि रणनीति ये तो नहीं होगी कि संजय जोशी का नाम आगे बढ़ा और शिवराज के उस पर कम्प्रोमाइज कर लो? नहीं, कम्प्रोमाइज नहीं, शिवराज सिंह चौहान को भी किसी कीमत पे नहीं बनाए। शिवराज सिंह चौहान अगर अध्यक्ष बने तो बहुत संदेश जाएगा कि इन दोनों के हाथ से पार्टी छिन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने साथ दिया, बातचीत करी, आभार, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी। मुझको यकीन है ये बातचीत और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।